नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के विधानसभा चुनाव के रुझान जो है वो लगभग नतीजों में बदलने शुरू हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन एक बड़ी जीत, एक बम्पर जीत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो गए और ये सवाल खास तौर से सरकार के खेमे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से पूछे जाने लगे हैं और इन सवालों के जवाब में बिहार की राजनीति की भविष्य की दशा और दिशा टिकी हुई है, इसलिए हमने अपने साथ जोड़ा है वरिष्ठ पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कवर करने वाले नवनीत मिश्र को। नवनीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद संतोष जी, आपने मौका दिया एक बार फिर बातचीत रखने के लिए। अब आगे तो सवाल पूछेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे पहला सवाल तो इतनी बड़ी जीत जो हासिल होती हुई नजर आ रही है एनडीए गठबंधन को, क्या तीन कारण आपको नजर आ रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत एनडीए गठबंधन को हासिल हुई है? नंबर एक कारण क्रेडिबिलिटी। मोदी, केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार। तो मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो एक गठबंधन था वो जनता में एक विश्वसनीयता, दोहरी विश्वसनीयता जनता में कर गया। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, दोनों ने अपनी अलग अलग रणनीति बना करके चुनाव लड़ा। दोनों ने अपने अपने काडर को साध करके चुनाव लड़ा। और एनडीए, जहां महागठबंधन के जितने भी दल थे वो जहां आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, जो सीट शेयरिंग को लेकर लड़ रहे थे, महागठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया हर मौकों पे, चाहे वो सीट समझौते का मामला हो, चाहे वो उम्मीदवारों के नामांकन के समय सभी सहयोगी दलों के नेताओं का उपस्थित रहना हो, चाहे बूथ लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाने का मामला हो। तो ऐसे में वोट ट्रांसफर भी काफी सब एक दूसरे से करते नजर आए। कई बार क्या होता है, गठबंधन में नेता तो हाथ मिला लेते हैं लेकिन उनके जो वोटर होते हैं वो हाथ नहीं मिला पाते हैं। तो ये स्थिति ना आए, इसके लिए बीजेपी, जदयू, एलजेपी से लेकर के जितने भी एलआई थे, सभी ने हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में और बूथ लेवल तक एक अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब था कि अगर मान लीजिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें के बीच में भी बेहतर समन्वय हो, एक दूसरे की जो शिकवा शिकायतें हैं उसको भी समय रहते दूर करें, इससे बेहतर रूप से वोट ट्रांसफर हो पाया। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तो डबल इंजन सरकार की ये जीत है। दूसरी तरफ एक बूथ मैनेजमेंट जिस तरीके से, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, उसकी जीत है। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उनके आपस में वोट भी ट्रांसफर हुए, इस वजह से ये नतीजे आए हैं। तो कई कारण हैं। एक बात सीधे सीधे जो कही जाती है नवनीत भाई कि पिछली बार जो जनता दल यूनाइटेड की सीटें घटी, 28 सीटें कम हो गई, 43 पे आ गए, एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। तो उस समय ठीकरा चिराग पासवान पर फोड़ा गया कि नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर लड़े, 135 सीटों पर 5.66% वोट हासिल किए, सीट तो एक ही जीत पाए लेकिन नीतीश कुमार का बंटाधार कर दिया। इस बार चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे। भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ी, जो आंकड़ा आ रहा है वो 90 सीट का आंकड़ा आ रहा है, यानी 90 सीटों पर वो बढ़त एक तरह से बनाए हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो 79 सीट पर। सुबह से हम लोग देख रहे थे कि कभी जेडीयू की टैली आगे हो रही थी, कभी बीजेपी की टैली आगे हो रही थी, लेकिन अब 11 सीटों का अंतर हो गया। इसमें एक दो सीटों का हेरफेर होगा, लेकिन अब ये सीधे सीधे नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार में पहले नंबर की पार्टी बनने जा रही है। इस बार बिहार विधानसभा में एक लंबे अरसे बिहार विधानसभा में पहली बार पहले नंबर की पार्टी बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन में भी बड़ी पार्टी वो होगी और नीतीश कुमार के पास इस बार कोई बहाना नहीं है उनके दूसरे नंबर की पार्टी बनने का एनडीए गठबंधन के अंदर। तो ये इतनी बड़ी जीत, शानदार जीत, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की जीत है या नीतीश कुमार की जीत है? जनता दल यूनाइटेड थोड़ा सा चूक गया क्या? नहीं संतोष जी, मुझे ये लगता है कि ये जो जीत है इसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। उनके जो ब्रांड मोदी है वो लगातार उसका करिश्मा बना हुआ है, और बिहार में तो खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीतिक जो क्षमता है, उसका जो प्रदर्शन हुआ है वो सभी ने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने कैंप किया बिहार में, लगातार वो डटे रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो है ये चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया।
और वो कह रहे थे कि 160 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। और नतीजे जो आप देख रहे हैं अभी तक के जो ट्रेंड आए हैं, उससे साबित हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो आकलन था वो पूरी तरीके से सही है। अब रहा सवाल कि क्रेडिट किसको। देखिए, ये जीत चूंकि गठबंधन, ये प्री पोल अलायंस है, तो ऐसे में जो मेरा ये मानना है कि जो ये जीत की जो क्रेडिट है वो तो सामूहिक रूप से है। नीतीश कुमार और बीजेपी, मोदी जी नीतीश जी दोनों लोग एक दूसरे के पूरक बने, वोट ट्रांसफर हुआ, तो ये मेरा ये मानना है कि ये सामूहिक जीत है। जदयू की भी अपनी भूमिका रही, बीजेपी की अपनी भूमिका रही। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आमतौर पर जो एक राजनीतिक विश्लेषक ये धारणा बिहार को लेकर के बना रहे हैं कि जदयू के कंधे पे बीजेपी सवार है, इस धारणा से मैं सहमत नहीं हूं। दोनों दल एक दूसरे के पूरक हैं। कई कई कुछ चुनावों में जदयू बीजेपी का सहारा बन जाती है और कुछ चुनावों में बीजेपी जदयू का सहारा बन रही है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में मोदी जी के चेहरे का लाभ नीतीश कुमार की पार्टी उठाती है। इस चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है। उससे जो एक सतही विश्लेषण आमतौर पे होता है कि सिर्फ जदयू की वजह से बीजेपी का यहाँ पे जनाधार बढ़ रहा है, वो बात गलत साबित होती है। इससे ये लगता है कि बीजेपी और जदयू दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पे यहाँ पे दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल उठ के क्यों निकल कर सामने आ रहा है? गठबंधन के तौर पर लड़े, आपने कहा एकजुट होकर लड़े, लेकिन एनडीए गठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दावेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये सवाल क्यों उठकर आ रहा है? जनता दल यूनाइटेड के खेमे से क्यों उठकर आ रहा है? क्योंकि नंबर एक दिलचस्प कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत तो मिली, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है, अमित शाह ने अपने तमाम इंटरव्यू में कहा कि एनडीए गठबंधन अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। वो सबसे बड़ी जीत 2010 में 206 सीटें जीते थे, लेकिन अभी 200 का आंकड़ा पार करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ी जीत इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि जनता दल यूनाइटेड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर जेडीयू भी उतनी सीटें जितनी बीजेपी आ रही है उतनी सीटें रहती तो शायद वो सबसे बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो सकते थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया। अब जो बिहार में पूछा जा रहा है, आंकड़े बता देता हूं मैं अभी जितनों पे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90, चिराग पासवान की पार्टी 20, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी 4-4। इन सबको मैं मिला लेता हूं तो ये आंकड़ा बैठ जाता है 118। बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ मुकेश सहनी की जो जीते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी भाई 5 सीटों पे आगे चल रही है, तो उनके उम्मीदवार भी विधायक भी जो है वो टूटने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो बड़ी पार्टी बन गई है। पिछली बार बीजेपी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने बनाने को कह दिया, इसलिए नीतीश को बना लिए। तो अब क्या ये नीतीश की पारी का अंत माना जाए? बीजेपी का जो पुराना सपना है, आपने अमित शाह के सपने का जिक्र किया, उत्तर भारत के राज्यों में सिर्फ बिहार ही अछूता रहा है अब तक जहां भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। इस बार वो सपना पूरा होगा, यानी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार की राजनीति का अंत एक तरह से मान ले हम इसको। देखिए संतोष जी, अभी तक की जो स्थिति है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार सिर्फ एक सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब वो खुद इस बात को लेकर के सहमत हो जाएं कि मुझे सीएम नहीं बनना चाहिए नैतिकता के आधार पे। क्योंकि लगातार दूसरी बार, पिछली बार तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी थी, इस बार पूरे प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन रही है। जब नीतीश कुमार पिछली बार की तरफ फिर से बीजेपी की ऑफर करें, आप अपना सीएम बना सकते हैं, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा। और नीतीश कुमार, चूंकि वो अपनी पूरी राजनीतिक पारी को जीत चुके हैं लगभग, नीतीश कुमार अगर किसी सेकेंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करना चाहेंगे अपनी पार्टी में, अपने रहते किसी व्यक्ति को स्टेब्लिश करना चाहेंगे पार्टी, जिसके हाथ में जदयू की कमान देना चाहेंगे, और उसको हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पे बना करके एक स्टेब्लिश करें राज्य की राजनीति में। अगर ऐसा कोई प्लान नीतीश कुमार को होगा, जब नीतीश कुमार खुद नहीं चाहेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यही सही समय है कि जब हमें अपनी पार्टी के किसी नेता को डिप्टी सीएम बना देना है। और चूंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो बीजेपी का नैतिक हक अपना मुख्यमंत्री बनाने का होता है। ऐसे में क्या है, तभी उसी सूरत में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री मुझे ही बनना है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। इसलिए ऐतराज नहीं होगा, देखिए आपको थोड़ा सा पहले हम लेके चलते हैं।
जब 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी अपने दम पे 303 सीटें लाई थी। उसे किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने जब केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल की जब बारी आई, तो बीजेपी ने तब भी अपने सहयोगियों को वहां पे मौका दिया था। चाहती तो बीजेपी उसी समय सहयोगियों से छुटकारा पा सकती थी, क्योंकि 303 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो उनके लिए तो मंत्रिमंडल बर्थ खुद ही कम पड़ रहे थे उनके नेताओं के लिए, तो क्यों बाकी सहयोगियों को उन्होंने केंद्र में सरकार बनाया। दरअसल क्या है, जब प्री पोल अलायंस होता है तो कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और ये भी होता है राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है, तो सुख के समय अपने साथी को कोई भूलता नहीं है। और दूसरी बात है, आप कल्पना करिए, आज अगर आप नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बात सार्वजनिक रूप से पार्टी के नेताओं ने भी कही है, और अगर मान लीजिए जब पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, स्ट्राइक रेट बीजेपी का ज्यादा रहा, अगर आज की डेट में आप नीतीश कुमार के साथ अगर नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत जाकर कुछ करते हैं, तो भविष्य में जितने भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, क्या उनके अंदर ये एक असुरक्षा की भावना नहीं जाएगी? उससे क्या एक गलत मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, लेकिन यहाँ और पे एक बात कही जा रही है, यहाँ पे एक बात कही जा रही है। नीतीश कुमार ने पिछली बार भी कहा था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन नरेंद्र बिल्कुल, मोदी साहब ने इंटरवीन किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। जहां तक गठबंधन के अलायंस की बात कही जाती है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी राज्य में कोई उनके बराबर का या उनसे मजबूत उम्मीदवार नहीं, गठबंधन साझेदार नहीं है जो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता सके। जनता दल यूनाइटेड, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि अब आखिरी सहयोगी दल बचा है, जो बिहार में बड़ी पार्टी है, लगातार मुख्यमंत्री जीतती रही है। तो अब अगर नीतीश कुमार फिर से उस तरह की इच्छा जताते हैं कि नहीं आप बना लीजिए, और बीजेपी उनके इस इच्छा को स्वीकार करके अपना मुख्यमंत्री बना देती है, तो फिर सवाल भाई, पहला सवाल तो यही कि अपना मुख्यमंत्री बना देगी, यानी तमाम लोग जो कह रहे थे कि नीतीश का आखिरी चुनाव, नीतीश की विदाई, वो तो सच साबित हो जाएगा। देखिए, मैंने अभी यही बात मैंने कही कि नीतीश की इच्छा सर्वोपरि है। अगर नीतीश कुमार ये ऑफर करते हैं कि नहीं, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो ही बीजेपी इस मामले में आगे बढ़ेगी। और लेकिन सवाल यह है कि तो भी फार्मूला नीतीश कुमार तय करेंगे। कि सवाल यह है कि अगर मान लीजिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, तो फिर जदयू की उस सरकार में क्या भूमिका होगी? क्या नीतीश कुमार किसी अपनी पार्टी के किसी ऐसे लीडर को डिप्टी सीएम बनाएंगे, जो एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आफ्टर नीतीश यही व्यक्ति पार्टी की कमान संभालेगा? इन्हीं परिस्थितियों में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, अगर नीतीश कुमार खुद से ये कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमें अपने किसी पार्टी के लीडर को इस्टेब्लिश करना है। इन्हीं परिस्थितियों में मुझे लगता है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आंकड़े अगर देखें, अगर आप जदयू को माइनस कर दें, अगर बीजेपी बीजेपी की सीटें आप जोड़ लीजिए, चिराग पासवान के खाते में जो आ रही सीटें उसको जोड़ लीजिए, जीतन राम मांझी के खाते में जो आ रही हैं उसकी सीटें जोड़ लीजिए, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जो सीटें आ रही हैं उसको जोड़ लीजिए, और भी एक दो इंडिपेंडेंट जो जीत के आने वाले हैं उनको भी जोड़ लीजिए, तो लगभग 122 जो एक जादू का नंबर है जिसको बहुमत कहते हैं, तो उसके आसपास तो बीजेपी बिना जदयू के भी खड़ी है। तो बीजेपी अगर चाहेगी, अगर बीजेपी बीजेपी को अगर चाहेगी तो सीएम बना लेगी। उसके लिए बीजेपी एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि अपना सीएम नहीं, वो बना अब सकती है। अब यहाँ पे लेकिन दावेदारों से बात कर लेते हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है, जदयू और चूंकि नीतीश कुमार की जो, देखिए नीतीश कुमार की भावनाओं को बीजेपी ठेस इसलिए भी नहीं पहुंचाएगी, मेरा यह मानना है। नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जो 2024 से पहले जिन्होंने इंडिया गठबंधन के मास्टरमाइंड वो थे, इंडिया गठबंधन के छतरी तले तमाम नेताओं को उन्होंने एकजुट किया था, और अचानक से वहां से पाला बदल करके वो जब एनडीए में आ गए थे, पूरा माहौल उन्होंने पलट दिया था। और बीजेपी 2024 के चुनाव में जब दूसरे राज्यों में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिल रही थी, तो बिहार ने संभाला था, 39 में से सिर्फ 9 सीटें कम हो पाई थी, और एनडीए 23 पे खड़ा था, बिहार ने 40 में से इज्जत 30 पे बचाई खड़ा थी, था। और अगर ये जीत ने बता दिया कि अगर नीतीश पाला नहीं बदलते और वो इंडिया में बने रहते, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि वो ना बने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा हुआ कोई विधायक होगा विधायक दल की बैठक में, उसमें से कोई
चमकता हुआ हीरा ढूंढ के ले मुझे आएंगे। मुझे मुझे ये लगता है कि बिहार में पार्टी अगर मान लीजिए बीजेपी का सीएम, अगर हम इस काल्पनिक सवाल का अगर हम काल्पनिक जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तो खैर नतीजे आएंगे, फिर सर उस पे बिल्कुल। मंथन होगा कौन सीएम बनेगा, क्या सीएम बनेगा। अगर जो है, अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बना रहेगी, तो देखिए बीजेपी किसी भी, अगर देखिए बीजेपी जो सीएम बनाएगी तो सबसे पहले उस सीएम से उसके कुछ टारगेट होंगे जिसे हासिल करना चाहेगी। चूंकि बीजेपी पे बिहार में ये टैग है कि भाई बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, और नीतीश कुमार के आ जाने के बाद, चिराग पासवान के गठबंधन में आ जाने के बाद, जीतन राम मांझी के गठबंधन में आ जाने के बाद, तो बीजेपी को अति पिछड़ा दलितों की ज्यादा चिंता नहीं होती, उसे वो अगड़ा वोट को एड्रेस कर लेती है। बाकी नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा वोट को एड्रेस कर लेते हैं, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी दलित वोटों का बंदोबस्त कर लेते हैं। ये चीजें हैं। तो गठबंधन में ये भूमिका रहती है, इस तरीके से सामाजिक समीकरण सेट होते हैं। लेकिन जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो उसे सभी वर्गों को साधने की उसके सामने चुनौती होगी। ऐसे में बिल्कुल, तो नवनीत भाई इन तमाम समीकरणों को हमारे सामने रखते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ टेक्निकल दिक्कत, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है, उसकी वजह से शायद वो हम हमारा संपर्क उनसे कट गया है। तो ये एक बिहार की चुनावी राजनीति की एक दिलचस्प सच्चाई निकल कर सामने आई है। अब इस दिलचस्प सच्चाई को आप जिस नज़रिए से भी चाहे, जिस तरह से भी देखना चाहे, आप देख सकते हैं कि बिहार किस तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार किस तरह से अब एक नई राजनीतिक दशा और दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये नीतीश कुमार की एक तरह से विदाई का चुनाव आप इसको मान सकते हैं। नंबर ये बता रहा है, आंकड़ा ये बता रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी पारी है। मुख्यमंत्री बनते हैं, नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, या फिर नीतीश कुमार पिछली बार की तरह अगर ऑफर करे, और उनको पता नहीं, यकीन हो या ना हो, कि पिछली बार बीजेपी ने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था अपना मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उनके इस ऑफर को स्वीकार कर लेगी, तो नीतीश की एक तरह से विदाई। फिर ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड से उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या फिर नीतीश कुमार अपने बेटे को, निशांत कुमार को, सक्रिय राजनीति में लाएंगे, नई एनडीए गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बनाकर। इस पर हमें देखना होगा। और एक बार फिर से हमारे साथ जो है वो नवनीत भाई जुड़ गए हैं, तो उनके साथ फिर नवनीत भाई एक आवाज आ रही है मेरी? तेजस्वी यादव जो है, यादव परिवार में घमासान बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के साथ क्या होगा, लालू यादव के परिवार में क्या होगा, और क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि 25 से कम सीटें जो है, अगर वो 25 से ज्यादा सीटें अगर नीतीश कुमार को मिलेगी, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या उस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या प्रशांत किशोर की विदाई अब बिहार की राजनीति से परमानेंटली जी, होने जा रही है? आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई वैसा हो जाएगा? क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए तो बड़ा धक्का है ये चुनाव एक तरह से। थोड़ा सा आप एक बार फिर से सवाल को रिपीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी कारणों से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था बीच में। जी। ये इस चुनाव को प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा राजनीतिक धक्का माना जा सकता है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा जीत लेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर, जब देखिए प्रशांत किशोर जब तक राजनीतिक विश्लेषक थे, जब तक चुनाव के रणनीतिकार थे, तब तक तो उनके दावे लगभग सही होते थे, क्योंकि तब वो एक राजनीतिक विश्लेषक, एक चिंतक और एक रणनीतिकार के तौर पे दावे करते थे। तो दोनों पक्षों की बातों को देख करके जो डेटा, देखिए डेटा कभी गलत नहीं होता, अगर आपका डेटा सही होता है तो डेटा के आधार पे बोलते थे। बंगाल में उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। लेकिन जब वो नेता बन गए, तो नेता बनने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे दावे करने पड़ते हैं अपनी पार्टी को थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए, विरोधी विरोधी को थोड़ा सा डाउन करने के लिए। तो नेता आमतौर पर बहुत सारे ऐसे दावे करते हैं जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। दरअसल प्रशांत किशोर का जो लक्ष्य था, प्रशांत किशोर ये
जब बिहार के चुनाव में उतरे तो प्रशांत किशोर का यह मानना था कि नीतीश कुमार के बाद एक बिहार की राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक तीसरी पार्टी की गुंजाइश बनेगी, उस गैप को हमको जन स्वराज के जरिए भरना है। तो उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी तो हमेशा अपनी पोजीशन पर रहेगी, लेकिन जेडीयू ऊपर नीचे। जेडीयू ने जगह छोड़ी नहीं। एक आखिरी सवाल हाँ, चलते चलते, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव जो शुरुआती दौर में पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, अभी जो 8 राउंड की गिनती हो गई है, सिर्फ 585 वोट से आगे है, और राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी हार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान में कोई बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 29-30 के आसपास राष्ट्रीय जनता दल है और चिराग पासवान भी 20 के आसपास है। तो क्या यादव परिवार में एक नए सिरे से घमासान शुरू होगा? क्या तेजस्वी यादव के जितने भाई बहन है, भाई तो तेज प्रताप और जितनी बहनें हैं, और खासतौर से उनकी माता राबड़ी देवी, ये सब मिलकर अब कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप को वापस राष्ट्रीय जनता दल में लाकर कमान सौंपी जाए? क्योंकि इतनी बुरी हार के बाद भी क्या तेजस्वी यादव पर लालू यादव भरोसा कर पाएंगे? यादव परिवार में एक बड़ा घमासान, एक बड़ी महाभारत शुरू हो जाएगी क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने बड़े भाई को किनारे किया, यहाँ तक कि अपनी बहनों को भी किनारे किया। बहनें तो पहले तेजस्वी, जब तेज प्रताप यादव के साथ चीजें चल रही थी, तो बहनें इसलिए चुप थी कि हमारा शेयर कम से कम मिलेगा। बाद में आपने देखा होगा उनकी बहनों ने भी तमाम इनडायरेक्टली निशाना साधा कि परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे बाहर के हैं जो हमारे परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब देखिए, जब बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले कला घर में ही शुरू होती है। चुनाव से पहले यह पहला ऐसा चुनाव था जिसमें भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और चुनाव महागठबंधन की प्रचार भी बात ही करने गए। छोड़िए, महागठबंधन में तो सारे दलों में लड़ाई थी ही, यहाँ भाई भाई ही जो है एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब जब नतीजे आ गए तो परिवार में भी घमासान होगा, बहुत सारी चीजें जो है परिवार में भी लड़ाई होगी। लेकिन ये देखिए, मेरा ये मानना है कि ठीक है, तेजस्वी यादव हार गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लालू यादव जी ने जिसको कमान सौंप दी है, तो जो चाहे हारे, राहुल गांधी जी तो 80-85 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, लेकिन क्या नेतृत्व वो बदल बदल दिया गया? बिल्कुल नहीं बदल दिया गया। तो तेजस्वी यादव ही करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी पार्टी से ज्यादा जो है उनके परिवार में भी घमासान मचेगा। और इन दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, तेजस्वी यादव को अपने कुछ अच्छे सलाहकार अपने पास रखने चाहिए। सलाहकार का काम होता है सच बताना। मैंने देखा तेजस्वी यादव के एक सो कॉल्ड बिल्कुल, आपने सलाहकार हैं। बिल्कुल सही कहा, आपने मैंने बिल्कुल सही मैंने कहा मैंने कि मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव के एक सो कॉल्ड सलाहकार हैं। एक टीवी चैनल के मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, जिसमें वो सवाल कर रहे हैं, वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण में किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। न्यूज न्यूज 24 की वो डिबेट आपने देखी होगी, उसमें तेजस्वी यादव सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो एक सवाल उनके सलाहकार महोदय कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे? सलाहकार का काम होता है पर्दे के पीछे रह करके सच सच बताना, क्या कमियां हैं नेता की, क्या मजबूतियां हैं, उससे ब्रीफ करना, और जो कमियां हैं उसको दूर करना। ना कि नेता को मुगालते में रख करके सार्वजनिक रूप से आकर के इस तरीके के सवाल करना। नहीं, तो बिल्कुल जब आपने सलाहकार आपके इस आपने तरीके नवनीत से होंगे, भाई, जब आपको आपने मुगालते में बिल्कुल रखेंगे, ठीक तो आप कहा। कैसे चुनाव लड़ेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे कहा भी जाता है सनातन धर्म में कि अर्जुन के पास सलाह देने के लिए कृष्ण थे और दुर्योधन के पास सलाह देने के लिए शकुनी थे। हालांकि शकुनी से मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूँ तो शब्दशः इसको मत लीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष कितने कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा के साथ नजर आते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो राहुल गांधी को छोड़ते ही नहीं। तो ये एक अपना राजनीतिक एक अलग अलग है। लेकिन एक बात तय मानकर चल लीजिए कि लालू यादव का एरा शुरू होने के बाद, नीतीश कुमार का एरा शुरू होने के बाद, और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती का एरा शुरू होने के बाद ये माना जा रहा था कि अगड़ी जातियों को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया, और अब ये नजर आ रहा है कि शायद बिहार में भी अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो अगड़ी जाति के किसी नेता को मौका मिलेगा, क्योंकि पिछड़ी जाति दलितों को साधने के लिए उनके पास उनके सहयोगी दल है। और राहुल गांधी इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किसको साधना चाहिए, क्योंकि पिछड़ों को साधने के लिए तो उनके पास अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी को बीडीएम के पुराने फॉर्मूले पे जाना चाहिए था, यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम। लेकिन राहुल गांधी भी ओबीसी ओबीसी का राग लाप रहे हैं। तो खैर ये राजनीति है, बिहार का अंतिम नतीजे की सुगबुगाहट आहट मिल चुकी है, और ये नीतीश कुमार के लिए विदाई का चुनाव एक तरह से हम कह सकते हैं।
फेयरवेल दे दिया बिहार की जनता ने उनको बड़े ही शानदार तरीके से। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए नवनीत भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि नवनीत भाई को इस चर्चा में जोड़ते रहें, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, आभार और आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म।